मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रामायण धारावाहिक के भरत राम मिलाप वाले एपिसोड को देखकर भोपाल के दो मुस्लिम भाई जो 10 सालों से अलग रह रहे थे वो साथ रहने लग गए और बड़े भाई ने अपनी सारी संपत्ति छोटे भाई के नाम कर दी। किसी चलचित्र का समाज पर इतना प्रभाव रामायण से पहले ना तो पड़ा और शायद ना पड़ेगा, और इस प्रभाव के पीछे की असल वजह है रामायण के डायरेक्टर रामानंद सागर का संघर्षों से भरा जीवन, क्योंकि इन संघर्षों की वजह से ही सागर साहब ने धारावाहिक द्वारा अपने अभूतपूर्व इमोशंस बयां किए। तो आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम उन्हीं महान फिल्म मेकर रामानंद सागर के जीवन के कुछ सुने अनसुने पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। जय श्री राम। रामानंद सागर का जन्म लाहौर के पास के एक छोटे से कस्बे असलगुरु में आज से लगभग 104 साल पहले साल 1917 में 29 दिसंबर को हुआ। इनके दादा परदादा यानी लाला शंकर दास चोपड़ा और लाला गंगाराम का अच्छा खासा कारोबार था और वे नगर सेठ के नाम से प्रख्यात थे। लेकिन रामानंद सागर जी के पिता लाला दीनानाथ को कविताओं का शौक था। हालांकि जब सागर साहब का जन्म हुआ तब उनके पिता दीनानाथ जी महज 16 साल के थे और सागर साहब की मां 14 साल की थी। जन्म के समय पुरोहित ने इनका नाम चंद्रमौली रखा, यानी चंद्रमौली चोपड़ा। लेकिन इनकी नानी को कोई बेटा नहीं था और इनके पिता ने नानी से वादा किया था कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसे आपको दे दूंगा। लिहाजा इनकी मां की इच्छा के बगैर इन्हें इनकी नानी ने गोद लिया और नाम रखा रामानंद, और नानी के सरनेम की वजह से इनका सरनेम चोपड़ा से बेदी हो गया, यानी रामानंद बेदी। अब चंद्रमौली चोपड़ा तो रामानंद बेदी हो गए, लेकिन उधर इनकी मां ने चितरंजन नामक इनके छोटे भाई को जन्म दिया। लेकिन चितरंजन को भी रामानंद जी की तरह ही मां का प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि रामानंद से बिछड़ने के कारण उनकी मां डिप्रेशन में चली गई और बाद में महज 25 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसी। और इसके बाद इनके पिता ने दूसरी शादी की, जिनसे हुई संतानों में से एक है विधु विनोद चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, मशहूर फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा रामानंद सागर के सौतेले भाई हैं। फ्रेंड्स, रामानंद जी का बचपन बहुत ही अभावों में बीता। उन्होंने कभी चपरासी का काम किया, कभी ट्रकों और गाड़ियों को साफ करके गुजारा किया, तो कभी साबुनें बेची और सुनारों के लिए काम किया। रामानंद दिन में मेहनत मजदूरी करते और रात में पढ़ाई लिखाई, और इतने सारे काम करने के बावजूद बहुमुखी प्रतिभा के धनी रामानंद सागर ने महज 16 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कविता प्रीतम प्रतीक्षा लिख डाली और साल 1936 में इन्हें पहली बार राइडर्स ऑफ द रेल रोड नामक एक साइलेंट फिल्म में क्लेपर बॉय का काम मिला। और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें साल 1940 की फिल्म कोयल में पहली बार बतौर लीड एक्टर साइन किया गया, तथा उसी साल कृष्ण नामक एक फिल्म में इन्हें अभिमन्यु का किरदार मिला, लेकिन वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। रामानंद साहब ने बाद में डेली प्रताप और डेली मिलाप जैसे अखबारों के लिए भी काम किया। 32 शॉर्ट और शॉर्ट लॉन्ग स्टोरीज लिखी, एक नोवेल लिखी और 2 कहानियों के साथ एक स्टेज प्ले भी लिखा। इनमें से कुछ कृतियां इन्होंने रामानंद चोपड़ा नाम से लिखी, कुछ रामानंद बेदी। तो लंबे समय तक कश्मीर में रहने के कारण इन्होंने कुछ कृतियां रामानंद कश्मीरी के नाम से भी लिखी। लेकिन 30 के दशक के कुछ अंतिम सालों में इन्हें टीबी की बीमारी ने घेर लिया था। लेकिन रामानंद सागर हार मानने वालों में से नहीं थे। जल्द ही इन्होंने टीबी को हरा दिया और साल 1942 में इन्होंने 40 के दशक की मशहूर मैगजीन अदब-ए-मशरिक के लिए डायरी ऑफ ए टीबी पेशेंट नाम से एक कॉलम लिखना शुरू कर दिया। और साल 1942 में ही इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से संस्कृत और फारसी के लिए गोल्ड मेडल जीते। और इसी साल इनकी लेखन क्षमता को देखते हुए इन्हें मशहूर फिल्म मेकर महबूब खान तथा राइटर किशन चंदा और मोंटो ने बॉम्बे के लिए इनवाइट किया, लेकिन फिर भी वे कश्मीर में ही रहे। पर 1947 में हुए बंटवारे में हालात कुछ ऐसे बने कि इन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा और इन्होंने परिवार के साथ बम्बई आकर साजन के मलाड में स्थित घर में शरण ली और पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर के लिए बतौर राइटर काम करना शुरू किया। और उन्हीं दिनों पृथ्वीराज कपूर के बड़े बेटे राज कपूर की पहली डायरेक्शनल फिल्म आग रिलीज हुई, जो कि कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसलिए राज कपूर उनकी अगली फिल्म के लिए बहुत ही सावधानी बरत रहे थे। लिहाजा फिल्म की स्क्रिप्ट रामानंद सागर से लिखवाने की सलाह पृथ्वीराज कपूर ने राज कपूर को दी। और कहते हैं कि राज कपूर जब रामानंद जी से फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में बात करने गए, उस समय एक्टर साजन के उस बंगले के आसपास काफ़ी जंगल हुआ करते थे। फिर भी राज कपूर रात के समय में रामानंद सागर से बात करने के लिए वहां चले गए।
लिहाजा रामानंद जी ने फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे, जिसके लिए उन्हें रामानंद सागर नाम से क्रेडिट दिया गया। व्यूअर कहा जाता है कि बम्बई आने के बाद उन्होंने पहली बार जब समुद्र यानी सागर को देखा तो इसे अपने नाम के साथ जोड़ लिया और बन गए रामानंद सागर। सागर साहब द्वारा लिखी गई फिल्म बरसात सुपरहिट रही और इसी के जरिए राज कपूर की गिनती टॉप फिल्म मेकर्स में की जाने लगी। और इनके अलावा सिनेमेटोग्राफर जल मिस्त्री, एक्ट्रेस निम्मी, एक्ट्रेस नरगिस, एक्टर प्रेमनाथ, संगीतकार शंकर और जय किशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र को भी इस फिल्म से काफ़ी बेनिफिट हुआ और इस फिल्म के जरिए ही राज कपूर ने आरके स्टूडियो खरीदा। बरसात के बाद रामानंद सागर ने जान पहचान नामक एक और फिल्म लिखी जो कि 1950 में रिलीज हुई और बाद में अपने इन सब कामों के जरिए सागर साहब ने इतना पैसा कमा लिया कि वो एक फिल्म प्रोड्यूस कर सके। लिहाजा उन्होंने प्रोडक्शन का जिम्मा उठाते हुए खुद के डायरेक्शन में फिल्म बनाई मेहमान, जो कि साल 1953 में रिलीज हुई। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि इससे पहले साल 1952 में रिलीज हुई दिलीप कुमार और मधुबाला स्टारर फिल्म संग दिल के लेखन का काम भी सागर साहब ने ही किया। मेहमान के बाद सागर साहब ने 1954 की बाजूबंद फिल्म की मेकिंग और डायरेक्शन का जिम्मा संभाला, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। लिहाजा अगले कुछ सालों के लिए रामानंद सागर ने कुछ फिल्मों के संवाद लेखन का काम किया, जिनमें से 1959 की फिल्म पैगाम के लिए इन्हें बेस्ट डायलॉग के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और साल 1960 में रिलीज हुई फिल्म घूंघट के निर्देशन, पटकथा और संवाद लेखन का काम भी एक बार फिर से सागर साहब ने ही संभाला, जिसे प्रोड्यूस किया था पैगाम के डायरेक्टर एस वासन ने। और इसके बाद साल 1964 में रिलीज हुई शम्मी कपूर व साधना स्टारर क्लासिकल फिल्म राजकुमार के स्टोरी और स्क्रीन प्ले तथा डायलॉग्स भी रामानंद सागर ने ही लिखे, लेकिन इन्हें फिल्म के स्क्रीन प्ले तथा डायलॉग्स लेखन का क्रेडिट ही मिला, जबकि स्टोरी लेखन का क्रेडिट मनमोहन देसाई को दिया गया, क्योंकि पहले मनमोहन देसाई द्वारा लिखी हुई स्टोरी पर ही फिल्म बनाई जा रही थी, जिसे बाद में रामानंद सागर द्वारा लिखी हुई स्टोरी से रिप्लेस कर दिया गया। इसके अलावा इसी साल रामानंद सागर के निर्देशन में बनी और एस वासन के प्रोडक्शन में बनी फिल्म जिंदगी रिलीज हुई, जो कि सफल रही। और इस तरह दूसरे बैनर के लिए 2 सफल फिल्में निर्देशित करने के बाद सागर साहब ने खुद के बैनर सागर आर्ट्स के लिए आरजू फिल्म बनाई। आरजू हर एंगल से एक ज़बरदस्त कामयाब फिल्म साबित हुई और आरजू के जरिए रामानंद सागर का नाम टॉप फिल्म मेकर्स में शुमार किया जाने लगा। आरजू के बाद 1968 में रिलीज हुई स्पाई थ्रिलर फिल्म आंखें के लिए सागर साहब को बेस्ट डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, जो कि सुपरहिट रही। आंखें के बाद आई 1970 की फिल्म गीत ने भारत में तो ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन इस फिल्म ने श्रीलंका में लगातार 604 दिन तक चलकर नया इतिहास रचा और फिल्मों के रेलवे स्टेशनों पर प्रचार प्रसार करने का चलन भी इसी फिल्म से शुरू हुआ। गीत के बाद आई 1972 की वार फिल्म ललकार और 1973 की फिल्म जलते बदन का हाल भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा ही रहा, जिनमें से फिल्म जलते बदन के बारे में ये कहा जाता है कि इसका निर्माण सागर साहब ने एक्ट्रेस कुमकुम के लिए किया था, क्योंकि कुमकुम और रामानंद सागर का अफेयर चल रहा था। खैर 73 के बाद साल 76 में आई फिल्म चरस ने एक बार फिर से कामयाबी के झंडे गाड़े और साल की टॉप ग्रोसर्स में शुमार हुई। चरस में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया, लिहाजा सागर साहब ने इन्हीं के साथ बगावत फिल्म शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच उन्हें एक अन्य बैनर की फिल्म डायरेक्ट करने का ऑफर आया। वो फिल्म थी प्रेम बंधन, जिसे राजेश खन्ना की कमबैक फिल्म भी माना जाता है, क्योंकि लगातार कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद इस फिल्म के जरिए राजेश खन्ना की हिट फिल्म्स की पारी फिर से शुरू हुई थी। प्रेम बंधन के बाद बगावत की मेकिंग में फिर से देरी हुई, क्योंकि प्रेम बंधन के बाद सागर साहब उनके बेटे प्रेम सागर को बतौर डायरेक्टर लॉन्च करने की तैयारियों में जुट गए। प्रेम सागर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म अरमान साल 1981 में रिलीज हुई और इसके बाद फिर बगावत पर काम शुरू करके साल 1982 में बगावत को रिलीज़ किया गया। लेकिन इतनी अड़चनों और देरी के बावजूद भी बगावत बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बगावत के रिलीज होते ही सागर साहब ने रोमांस फिल्म लॉन्च कर दी, जिसके हीरो थे रामानंद सागर के साथ पहले कई फिल्में कर चुके कुमार के बेटे कुमार गौरव। रोमांस फिल्म को आज एक अच्छी फिल्म के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उस समय इस फिल्म को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी उतना कमाल नहीं कर पाई जितना कि सागर साहब की अन्य फिल्मों ने किया। और रोमांस के बाद साल 1985 में आई फिल्म सलमा का हाल भी रोमांस के जैसा ही रहा। लिहाजा रामानंद सागर ने बड़े पर्दे से छोटे पर्दे की तरफ रुख किया। फ्रेंड्स, रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर के अनुसार रामानंद सागर सर्वप्रथम रामायण धारावाहिक ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन रामायण
रामायण काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और कई लोगों का ये भी कहना था कि इस मॉडर्न ज़माने में भला कौन मुकुट और मूछें यानी रामायण देखना पसंद करेगा। इसलिए महज टेस्टिंग के लिए सागर साहब ने कम बजट का धारावाहिक विक्रम और बेताल बनाया तथा विक्रम बेताल की सफलता के बाद ही सागर साहब ने रामायण पर काम शुरू किया। प्रेम सागर जी के अनुसार विक्रम बेताल रामायण के लिए एक ट्रायल था, इसलिए विक्रम बेताल की कास्ट के मुख्य किरदार भी उन्हीं अभिनयकारों ने निभाए जिन्होंने बाद में रामायण के मुख्य किरदार निभाए, जैसे कि अरुण गोविल, दीपिका चिकालिया, सुनील लाहड़ी, दारा सिंह, अरविंद त्रिवेदी, विजय अरोरा और मूलराज तथा समीर राजदा। फ्रेंड्स, रामायण में जब सीता जी की एंट्री होती है, वो एपिसोड जब दूरदर्शन के पास भेजा गया तो दूरदर्शन ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें सीता जी को बिना आस्तीनों वाले कॉस्ट्यूम में दिखाया गया। लिहाजा बाद में सीता जी की कॉस्ट्यूम में बदलाव करके इस एपिसोड को दोबारा शूट किया गया। साथ ही साथ उस समय के बाबरी मस्जिद विवाद के कारण भी रामायण को दूरदर्शन पर प्रसारित करवाने में रामानंद सागर को काफ़ी अड़चनें आई। लिहाजा सागर साहब ने रामायण धारावाहिक को 52 एपिसोड में ही पूरा करने का मन बनाया, लेकिन धीरे धीरे रामायण को ऐतिहासिक लोकप्रियता हासिल होने के चलते इसे बाद में 78 एपिसोड में बनाया गया। लेकिन 78 एपिसोड में पूरी हो जाने के बाद वाल्मीकि समाज के आक्रोश और जनता की मांग पर सागर साहब को पीएमओ द्वारा निर्देश दिए जाने पर रामायण के सीता वनवास और लवकुश जन्म वाले प्रसंगों को उत्तर रामायण नाम से प्रसारित किया गया। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि 87 से 89 तक प्रत्येक रविवार को रामायण प्रसारण के समय सड़कें सुनी हो जाती थी, स्टेशन पर कोई कुली नहीं दिखता था, कई मंत्री और नेता उस समय फ़ोन रिसीव नहीं करते थे और कई बार तो रामायण के चलते शादियों और मैयतों तक में देरी हो गई। अरुण गोविल और दीपिका चिकालिया को लोग सचमुच के भगवान समझने लगे। लेकिन आज के समय के कई फिल्म समीक्षकों ने कोरोना काल से पहले रामायण की उस समय इतनी सफलता की वजह उस समय मनोरंजन के संसाधनों की कमी बताया। लेकिन कोरोना काल में रामायण ने व्यूअरशिप के नए इतिहास रचे और भारतीय धारावाहिकों के साथ कई बड़े विदेशी धारावाहिकों को पछाड़ते हुए कामयाबी के नए मुकाम हासिल किए। रामायण के बाद रामानंद सागर ने कृष्णा, अलिफ लैला, जय महालक्ष्मी, जय गंगा मैया और साईं बाबा जैसे सफल और लोकप्रिय धारावाहिक बनाए। मनोरंजन जगत में इनके अतुलनीय योगदान की वजह से साल 2000 में रामानंद सागर को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। साल 2005 में 12 दिसंबर के दिन 88 वर्ष की उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के चलते रामानंद सागर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। व्यूअर, रामानंद सागर की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे गरीबी और नाकामयाबी के अंधेरों से निकलकर आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। साल 2019 में सागर साहब के बेटे प्रेम सागर द्वारा लिखित रामानंद सागर की जीवनी एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण को लॉन्च किया गया, जिसमें सागर साहब के जीवन के हर पहलू को छुआ गया है। आपको वह बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी ही वीडियोज़ लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें। धन्यवाद।